हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नए वीडियो जिसमें हम जीवाणु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सब प्रथम हम जीवाणु कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। तो जीवाणु कोशिका की संरचना का अध्ययन करने पर इसमें निम्न भाग दिखाई देते हैं, जैसे जीवाणु भित्ति, जीवाणु द्रव्य, जीव द्रव्य, मीसोसोम इत्यादि। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम जीवाणु भित्ति। तो जीवाणु के ऊपर एक मोटी भित्ति का आवरण पाया जाता है, जिसे जीवाणु भित्ति कहा जाता है। जीवाणु पर पाई जाने वाली भित्ति आकार में मोटी एवं पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, लिपिड आदि से मिलकर बनी होती है। इस प्रकार की भित्ति को जीवाणु भित्ति कहते हैं। हम पढ़ेंगे जीवद्रव्य कला। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति के ऊपर एक पतली परत का आवरण पाया जाता है, जिसे हम जीवद्रव्य कला कहते हैं। इसका निर्माण फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हम पढ़ेंगे जीवद्रव्य। जीवाणु कोशिका में प्रोटीन से मिलकर बना हुआ जीवद्रव्य पाया जाता है, जो 70S राइबोसोम, DNA आदि उपस्थित होते हैं, परंतु इनमें किसी भी प्रकार का कोशिकांग उपस्थित नहीं होता है। इस प्रकार के प्रोटीन को जीवद्रव्य कहते हैं। हम पढ़ेंगे मीसोसोम्स। तो जीवाणु कोशिका कला के ऊपर एक नलिकाग्र संरचना पाई जाती है, जिसे हम मीसोसोम कहा जाता है। इसे विशेष प्रकार के श्वसन एंजाइम उपस्थित होते हैं, जो कोशिका के विभाजन की क्रिया में सहायता प्रदान करती है। तो अब हम पढ़ेंगे आनुवांशिक पदार्थ या केंद्रकाभ। जीवाणु कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में DNA पाया जाता है, जिसे ssDNA कहा जाता है, जो अति कुंडलित होकर केंद्रक के निर्माण का कार्य करता है। जीवाणु में वास्तविक केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड। जीवाणु कोशिका में DNA के अतिरिक्त पाए जाने वाले कण को प्लाज्मिड कहा जाता है, जो आनुवांशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। इस प्रकार के कणों को प्लाज्मिड कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कशाभिकाएं। तो जीवाणु कोशिका में फ्लैजेलिन नामक प्रोटीन से बनी हुई तंतुव्रत संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कशाभिकाएं कहते हैं। ये संख्या में 9+2 के रूप में उपस्थित होती हैं। इनमें से 9 तंतु आकार में छोटे होते हैं एवं 2 तंतु आकार में बड़े होते हैं। इनके द्वारा जीवाणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने का कार्य करता है। हम पढ़ेंगे राइबोसोम। तो राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये आनुवांशिक पदार्थों DNA या RNA के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रोम या फिब्री। तो जीवाणु की कोशिका के ऊपर अनेक छोटी छोटी तंतुव्रत संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें रोम कहा जाता है। इसके अलावा पीली नामक प्रोटीन से मिलकर बनी हुई तंतुव्रत संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें फिब्री कहते हैं। रोम के द्वारा लैगिक क्रिया को करने का कार्य करते हैं और फिब्री के द्वारा ये सतह की सतह से जुड़ने का कार्य करते हैं। इसमें हम बताएंगे आपको जीवाणु की संरचना। तो जीवाणु की इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। इसमें मैं आपको सब प्रथम जीवद्रव्य या कोशिका द्रव्य बताऊंगा। ये हमारा जीवद्रव्य या कोशिका द्रव्य है। फिर बताऊंगा जीवद्रव्य कला। तो ये हमारी जीवद्रव्य कला है। ये हमारे मीसोसोम्स हैं। ये हमारी कोशिका भित्ति है। सबसे बाहरी परत को कोशिका भित्ति कहा जाता है। ये हमारा केंद्रकाभ। ये हमारा केंद्रकाभ है तथा ये हमारे इस प्रकार के कशाभिकाएं हैं। और ये हमारी फिब्री है। ये हमारे रोम है। ये हमारे रोम है तथा ये हमारा पूर्ण रूप से प्लाज्मिड का डायग्राम बनाया गया है। इस प्रकार से ये हमारा जीवाणु की संरचना है। ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 100% पेपर में आने का कार्य करेगा। तो इसलिए आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। अब हम पढ़ेंगे जीवाणु के सामान्य लक्षण। तो मुख्यतः इसमें किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। तो जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात मृदा, जल एवं वायु आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं, जैसे जीवाणु प्रतिकूल वातावरण में भी आसानी से जीवित रहने का कार्य कर सकते हैं। जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए इन्हें पादप जगत के अंतर्गत रखा जाता है। जीवाणु कोशिका में उपस्थित नहीं रहते हैं। इनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। ये परजीवी, सहजीवी एवं मृत्युजीवी विधियों के द्वारा पोषण को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। जीवाणु में पाए जाने वाली DNA में
हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित नहीं रहता है। जीवाणु में लैगिंग एवं अनलैगिंग दोनों ही प्रकार का चरण पाया जाता है। जीवाणु में स्पष्ट केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। यह हमारे जीवाणु के सामान्य लक्षण थे। अब हम पढ़ेंगे जीवाणु में पोषण। तो जीवाणुओं में होने वाले पोषण की क्रिया को निम्न दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वपोषी। तो इसके अंतर्गत वे जीवाणु आते हैं जो स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करके भोजन के निर्माण का कार्य करते हैं। इन जीवाणुओं को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। तो इसका पहला है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। तो इसके अंतर्गत ऐसे जीवाणु आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करके भोजन के निर्माण का कार्य करते हैं। इन जीवाणुओं को प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहा जाता है। इनके द्वारा किए जाने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 अर्थात ऑक्सीजन गैस मुक्त होने का कार्य नहीं करती है। हम पढ़ेंगे नील लोहित गंधक जीवाणु। तो इसके अंतर्गत ऐसे जीवाणु आते हैं जिनमें बैक्टीरिया क्लोरोफिल पाया जाता है। ये जीवाणु सल्फर पदार्थों को हाइड्रोजन H2 की उपस्थिति में परिवर्तित कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होने का कार्य करती है, जिसका उपयोग करके ये भोजन के निर्माण का कार्य करते हैं। इस प्रकार के जीवाणुओं को नील लोहित गंधक जीवाणु कहा जाता है। हम पढ़ेंगे हरित गंधक जीवाणु। हम पढ़ेंगे हरित गंधक जीवाणु। इसके अंतर्गत ऐसे जीवाणु आते हैं जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को परिवर्तित करके ऊर्जा को प्राप्त करने का कार्य करते हैं तथा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को उपयोग पोषण के लिए करते हैं। इस प्रकार के जीवाणु को हरित गंधक जीवाणु कहा जाता है। अब पढ़ेंगे हम सरपोषी का चौथा यथार्थ रसायन संश्लेषी जीवाणु। इसके अंतर्गत वे जीवाणु आने का कार्य करते हैं जो अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण का कार्य करते हैं। इस प्रकार के जीवाणु को रसायन संश्लेषी जीवाणु कहा जाता है। हम पढ़ेंगे पांचवा नाइटिकारी जीवाणु। इसके अंतर्गत वे जीवाणु आते हैं जो मृदा में स्वतंत्रता अवस्था में पाए जाते हैं। ये वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके उसे मृदा में मिलाने का कार्य करते हैं, जिसका उपयोग पौधों के द्वारा किया जाता है। अब पढ़ेंगे गंधक जीवाणु। तो इसके अंतर्गत ऐसे जीवाणु आते हैं जो प्रोटीन के सड़ने पर उत्पन्न होने वाले H2S गैस को अर्थात हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का उपयोग भोजन के निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार के जीवाणुओं को गंधक जीवाणु कहा जाता है। अब पढ़ेंगे लोहे जीवाणु। तो इसके अंतर्गत वे जीवाणु आते हैं जो फेरस को फेरिक में परिवर्तित कर देते हैं। इसके बाद अगला है हाइड्रोजन जीवाणु। तो इसके अंतर्गत वे जीवाणु आते हैं जो मृदा में उपस्थित हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा को मुक्त करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के जीवाणुओं को हाइड्रोजन जीवाणु कहा जाता है। अगला है मीथेन जीवाणु। तो इसके अंतर्गत वे जीवाणु आते हैं जो मीथेन को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा को मुक्त करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के जीवाणु को मीथेन जीवाणु कहा जाता है। हम पढ़ेंगे परपोषी जीवाणु। तो इसके अंतर्गत ऐसे जीवाणु आते हैं जो दूसरे जीवों के शरीर के ऊपर रहकर उनसे पोषण को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के जीवाणु को परपोषी जीवाणु कहा जाता है। इन्हें निम्न तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है परजीवी, दूसरा है मृतक जीवी तथा तीसरा है सहजीवी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पहला परजीवी। इसके अंतर्गत वे जीवाणु आते हैं जो पेड़ पौधों एवं जंतुओं के ऊपर आश्रित रहकर उनसे पोषण को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। इन जीवाणुओं के कारण जीवों में रोग भी उत्पन्न होने का कार्य करता है, जैसे बीफियो कुलेरी आदि द्वारा। अगला हमारा सहजीवी जीवाणु। इसके अंतर्गत ऐसे जीवाणु आते हैं जो दूसरे जीवों के साथ जीवन भर रहकर अपनी क्रियाओं के द्वारा जीव को लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के जीवाणु मटर कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में राइबोसोम। अगला है मृतक जीवी। तो इसके अंतर्गत ऐसे जीवाणु आते हैं जो पेड़ पौधे एवं जंतुओं के मृत भाग से पोषण को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। ये मृत भाग में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार के जीवाणु मृतक जीवाणु कहलाते हैं, जैसे सीडोमोनास। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम जीवाणुओं में जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।